वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए यहाँ पर हम लोग पेट यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पेट एग्ज़ाम हो रहा है, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, उसके हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक देख लिया। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। देखिए यह जो प्रैक्टिस सेट हैं, ये जो है घटना चक्र की जो प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं मार्केट में, तो ये घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, हम लोग आप लोगों के लिए रुक्मणी के भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। इनको भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इनको भी आप लोग हमारे चैनल पे आकर इनको भी देख सकते हैं। आप लोगों के लिए देखिए एक बात क्लियर कर दें कि यहाँ पर रुक्मणी के आप लोगों को 30 सेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, रुक्मणी के 30 सेट और ये घटना चक्र के 10 सेट, तो टोटल आप लोगों के लिए 40 सेट हम लोग 15 तारीख तक प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश है। तो 15 तारीख तक आप लोगों को 40 सेट देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इनको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं हर बार, तो इसको आप लोग अच्छे से करिएगा। तो यहीं से क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को भी इसमें अच्छे से परख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग उसको बाद में भी लाइक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना यह कब की गई थी? तो यह जो है 1919 में की गई थी। देखिए जब रॉलेट एक्ट आया था तो उसी के विरोध में देशव्यापी आंदोलन छेड़ा गया था, तो उसी में ये गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी 1919 ईस्वी में। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की कहाँ पर लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो देखिए शेरशाह सूरी जब कलिंजर के दुर्ग पर जब अटैक कर रहा था, तो कलिंजर के दुर्ग पे जब घेरा डाल रखा था शेरशाह सूरी ने, तो शेरशाह सूरी की सेना की तरफ से जब एक कोई मतलब तोप चलाया गया, तो उसी का तोप का गोला मतलब कलिंजर के जो दीवार थी उसी के किले की दीवार से टकराकर पुनः जो है जो जहाँ पे बारूद वगैरह रखी थी, तो वहीं पर आकर गोला गिर गया था। तो जिससे क्या हुआ, सारे बारूद में आग लग गई और इसी से शेरशाह सूरी की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो है ये जो है वातापी के चालुक्यों का महान शासक था। देखिए इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी अक्सर क्वेश्चन जो है आगे चल के बन सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? देखिए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने? जेम्स प्रिंसप द्वारा पढ़ा गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर बार इस क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो किसने वेद मंत्रों की रचना की थी? तो देखिए लोपामुद्रा के द्वारा वेद मंत्रों की भी रचना की गई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? देखिए खानवा का युद्ध जो किसके मध्य हुआ था? तो बाबर के मध्य हुआ था और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये खानवा का युद्ध हुआ था आप लोगों को 1527 ईस्वी में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसी युद्ध में बाबर ने जो है जिहाद का नारा दिया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जिहाद का नारा किसमें दिया था? तो 1527 में। देखिए बाबर के 4 बहुत फेमस युद्ध हैं। कौन कौन से लाइन से देख लीजिए आप लोग? 1526, 1527, 1528 और 1529। देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। ठीक है, और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ। इसको आप लोग सब लोग आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, नौजवान भारत सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो देखिए नौजवान भारत सभा जो है सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। ये 1926 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो देखिए तात्या तोपे इन्होंने लिया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने लिया था, ये झांसी का प्रतिनिधित्व कर रही थी। नाना साहिब इन्होंने भी लिया था, ये कानपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। टीपू सुल्तान इन्होंने नहीं लिया था। देखिए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य तो जो मैसूर के युद्ध हुआ करते थे, मैसूर के 4 युद्ध हुए हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उसी से संबंधित है टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई थी मैसूर का जब चतुर्थ युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये चतुर्थ युद्ध? 1799 ईस्वी में। तो इसी समय जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो कौन सा अधिवेशन था? तो देखिए
16 में जो है लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण हुआ था। ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर आंदोलन में भाग लेने की ये दोनों में सहमति बनी थी। इससे पहले देखिए, इससे पहले जो सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन ये कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। तो इसमें जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अलग अलग हो गए थे। उसके पश्चात पुनः एक कब हुए? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, कभी कभी आता है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं की देखरेख में जो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो वो खींची गई थी। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पंजाकार डेल्टा कौन सा है, तो वो मिसिसिपी मिसौरी का है, जो कि उत्तरी अमेरिका में प्रमुख नदियाँ हैं दोनों। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट सुएज नहर किस को जोड़ती है? तो देखिए आप लोगों ने इसको काफ़ी बार पढ़ा होगा। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है। ठीक है, इसके सुएज नहर के एक और पोर्ट सईद बंदरगाह है और एक और पोर्ट सुएज बंदरगाह है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछते हैं। उत्तर में पोर्ट सईद बंदरगाह है और दक्षिण में पोर्ट सुएज बंदरगाह है। नेक्स्ट है, देखिए निम्न रेगिस्तान में से उसके स्थान का सही मतलब सही यहाँ पे जोड़े बनाना है। यहाँ पर रेगिस्तान दिया हुआ है, उनके स्थान देखिए, कालाहारी रेगिस्तान ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका वाले एरिया में। और अटाकामा ये सबसे शीत मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। यह दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ? तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। थार का मरुस्थल ये एशिया में है, ये सबसे गर्म मरुस्थल है और विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल यही है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका हो जाएगा 3-1-4-2। देख लीजिए 3-1-4-2 किसमें लास्ट, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लीजिए, वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो देखिए वायु में जो है 78% किसकी होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके पश्चात ऑक्सीजन होती है करीब 21%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है कितना? 0.03%। इसको आप लोग याद रखिएगा। और आर्गन कितनी होती है? 0.3%। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए ये सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली। ये अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला हो गई है वर्तमान में। कैसी हो गई? अपशिष्ट। ठीक है, यानी कि टूट फूट हो गई, इसमें ऊपर से ये कट छट गई है, छोटी होती चली जा रही है ये दिन प्रतिदिन। तो सबसे पुरानी अरावली है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है केसी नियोगी थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता किसके द्वारा? तो देखिए कृषि आय कर जो है राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। लगाया तो नहीं जाता, अगर भविष्य में कभी कृषि की आय पर कर लगता है तो राज्य सरकारों द्वारा ही लगाया जा सकता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, न कि केंद्र सूची, न कि संघ सूची या फिर राज्य सूची, न कि संघ सूची या समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ये पूर्णतः जो है राज्य सूची का विषय है। इसलिए इस पर कर वर कौन लगाएगा? तो राज्य सरकारें ही इस पर कर लगाएंगी। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? तो देखिए नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ये 1991 ईस्वी में लागू हुई थी और ये उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण तीनों से संबंधित है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्योग। देखिए इस समय कौन पीएम थे? तो नरसिम्हा राव थे। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः उद्योग पर ध्यान दिया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोर बैंकिंग सोल्यूशन हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो क्या आ जाएगा? सी का मतलब कोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो देखिए त्रिस्तरीय किसने? तो बलवंत राय मेहता द्वारा त्रिस्तरीय और अशोक मेहता द्वारा द्विस्तरीय। अगर कभी द्विस्तरीय आ जाए तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। द्विस्तरीय अशोक मेहता द्वारा और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के
उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पीठ जो है जबलपुर में स्थित है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पर महाराष्ट्र में कुल कितनी संसदीय सीटें यानी कि राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें जो है 19 हैं। ठीक है, अगर कभी अपने यूपी की बात आ जाए, यूपी में राज्यसभा की सीटें 31 है। ठीक है, लोकसभा की कितनी है? तो 80 है। और विधानसभा में कितनी है? तो 403 है। इस सबको याद रखिएगा आप लोग, यूपी का एग्जाम है तो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, देखिए मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो देखिए ये संपत्ति का अधिकार जो है 44th अमेंडमेंट जब हुआ था 1978 में, तब यह संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था। पर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 8 है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जब पहले तो 7 हुआ करते थे, लेकिन फिर जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुआ तब टोटल 2 और जुड़ गए, फिर 9 हो गए। लेकिन हुआ क्या, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव इन दोनों को मिला करके 1 कर दिया गया, तो अब फिर इससे 1 माइनस हो गया, तो अब कितना बचे? 8 बचे हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है इसका कारण। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, पीतल मिश्र धातु किसकी है? तो पीतल जो है तांबे और जस्ते को मिलाकर पीतल बनाया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट है, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका नाम ही है, देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। विटामिन बी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी, वैज्ञानिक नाम क्या होता है विटामिन B1 का? तो B1 का थायमिन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, B6 का क्या होता है? पायरिडॉक्सिन, और B12 का कोबालिन। ठीक है, B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, तो जब भी B12 का नाम आएगा तो कोबाल्ट जरूर कहीं ना कहीं इसमें लिखा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइनो कोबालामिन। ठीक है, तो इसका देख लीजिए मैचिंग में क्या आ जाएगा? पहले का तीसरा आएगा। देखिए यहाँ पर मैचिंग में, एक सेकेंड, पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा इसी में है। ठीक है, यही वाला मैच हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, ईसीजी की किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? तो सी है यहाँ पर, सी हो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट से। तो कार्डियोलॉजिस्ट किससे संबंधित होता है? तो हृदय से संबंधित होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं, यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि उन संख्याओं का औसत 136 है, तो छठी संख्या का मान क्या होगा? देख लीजिए, मान लीजिए वो संख्या वो यहाँ पर आप लोग छठवीं संख्या मान लीजिए। छठवीं संख्या को अगर आप लोग x मान लेंगे तो उसका वो 7 गुना कितना हो जाएगा? 7x + x। ये कितना है टोटल? इनका औसत कितना है? 136। तो 136 तो औसत हो गया, लेकिन यहाँ पे 6 संख्या है तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये हो जाएगा 8x बराबर, यहाँ पर आप लोग 136 × 6, यहाँ पे इधर आएगा, ये 8 इधर नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हटकर, तो जब आप लोग इसको डिवाइड मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आप लोगों को आ जाएगी 102। तो छठी संख्या क्या हो जाएगी? 102। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रमांक के 7 गुना का योग 11/2 है, तो वह भिन्न क्या होगी? देखिए मान लीजिए भिन्न x है और उसके व्युत्क्रमांक कितना हो जाएगा? s का व्युत्क्रमांक कितना? व्युत्क्रमांक में उल्टा, तो 1/x हो गया। ठीक है, उसका 7 गुना यानी कि इसका 7 गुना का योग कितना है? इन दोनों का योग, यानी कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 11/2। अब यहीं से आप लोगों को समीकरण बना लीजिए। ये हो जाएगा x + 7/x = 11/2। ठीक है, यहाँ से इसको आप लोग इधर को कर लीजिए। देखिए ये x का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 7 इधर बराबर, ये x को फिर उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 11x/2। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2x² + 14 बराबर, ये कितना हो जाएगा? 11x। ठीक है, तो 11x को जब आप लोग इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 2x²। 11 को इधर ले आइए, 11x इधर कितना आ रहा था? प्लस का 14। ठीक है, बराबर 0। अब ये समीकरण बन गया। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए तो इससे आप लोगों को आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको 7 और
इसको किसमें 7 और 4 में तोड़ लीजिए आप लोग। तो जब 7 और 4 में तोड़ लेंगे तो 2 यहाँ पर समीकरण बन जाएंगे, तो उसी से आप लोगों की एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों का? आंसर आ जाएगा 7/2। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए जो है 12,544 रुपये जुटाए। प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपये दिए जितने की लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर इसको आप लोग, ये किसका वर्ग है ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे इसका आप लोग निकाल लीजिए किसका वर्ग है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12,544 का निकाल लीजिए किसका वर्ग है ये। तो देखिए इसको इस विधि से इस वाली भाग विधि से निकालेंगे। ये लास्ट के जोड़ा बनता है, लास्ट वाली संख्याओं से इन दोनों का जोड़ा बना लीजिए। सिंगल एक बचा तो एक बार में ये जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये कट गया, यहाँ पे आ गया 2, एक एक जुड़ जाता है चूँकि। अब इससे यहाँ से ऊपर से 25 उतार लीजिए। अब कितने बार में जाएगा, अब ये फिर एक बार में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 21, यहाँ बचा 4, तो इसको आप लोग नीचे लिखिए, ये हो गया 22। अब इसको आप लोग 4 को उतार लीजिए, ये हो गया 444, ये हो गया 22। अभी कितने बार, 2 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार में, तो कितने का ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है जो है 112 का। ठीक है, यानी कि 112 बच्चे जो है 100, देखिए यहाँ पे क्या होगा 100, यानी कि 112 बच्चों ने 112 बच्चों ने 112 रुपये दिए, तब कितने हो गए 12,544। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, ये भी मैथ है, यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा है कि ए की आय बी से 40% अधिक है। ठीक है, ए की आय बी से, तो बी की आय मान लीजिए आप लोग 100 रुपये है, तो ए की आय 40% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी 140। ठीक है, यदि ए की आय में 25% की वृद्धि, एक सेकेंड, कह रहा है कि यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि। अब ए की आय में 25% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 40% की वृद्धि करेंगे तो 140 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो देख लीजिए कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। इनको आप लोग जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा इन दोनों को जोड़ने पे, ये आ गया 5, 7, 5, 11, ये 2, 1, 3, 315। इनको जोड़िए, ये हो गया 240। और 240 को जब आप लोग 315 से घटाएंगे तो यहाँ पे वृद्धि आप लोगों को पता चल जाएगी। कितनी बचेगी यहाँ पे 60, 70, 75, 75 बचा। तो 75 पूछ रहा है कितनी वृद्धि है, किसमें 240 से, यहाँ पर नीचे 240 के संदर्भ में आप लोगों को बताना है कि कितने % की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 से काट दीजिए आप लोग, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये 3 से काट दीजिए 8। ठीक है, 8 बार में, तो ये हो गया 250/8। इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए, ये गया 4 बार में, बचा 1, तो 8 एकम 8, बचा 2, 8 दूनी 16, तो 41.2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, और सॉरी वहाँ पे 3 बार में जाएगा, वो 31.2 आएगा। ठीक है, उसको आप लोग सही से कैलकुलेट कर लीजिएगा, शायद वहाँ पे कोई गलती हो गई है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। औसत अंतिम, देखिए एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में अंतिम 3 विद्यार्थियों का औसत आयु जो है 20 वर्ष है। प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। ठीक है, यदि प्रथम विद्यार्थी की औसत आयु 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की औसत आयु क्या होगी। तो ये काफ़ी आसान कैलकुलेशन है, ये औसत आयु वाला है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, एक ईजी से निकल आएगा। ठीक है, 23 वर्ष आएगा इसको निकल के, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर दैवज्ञ का अर्थ बताना है, दैवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है लेखक और उसकी कृति के युग्म का कौन सा युग्म गलत है। देखिए, वोल्गा से गंगा, राहुल संस्कृतायन, तो ये बिल्कुल सही है, इन्हीं की रचना है ये। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती, ये भी सही है। आर्यों का आदि देश, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी सही है। ठीक है, दर्शन दिग्दर्शन, रामचंद्र शुक्ल, तो ये वाले के लिए था। ठीक है, दर्शन दिग्दर्शन जो पुस्तक है वो रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, ये राहुल संस्कृतायन जी की है। ठीक है, इन्हीं की ये बुक है, ये भी दर्शन दिग्दर्शन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध देखिए, यहाँ पे शुद्ध क्या लिखा है, शुद्ध आशीर्वाद, ये वाला शुद्ध लिखा है, बाकी ये सारे अशुद्ध लिखे हुए हैं। बढ़ते नेक्स्ट है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो पुनः प्लस जन्म हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट है इतिश्री का विलोम क्या होगा, इतिश्री का श्री गणेश का विलोम इतिश्री होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए पैसेज है, जैसा कि हर बार की तरह पैसेज इस बार भी आप ही लोगों को पढ़ना है और पैसेज को भी आप लोगों को ही हल करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग पैसेज बनाने की कोशिश करिएगा। हम आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं। पैसेज इसका आंसर आप लोगों के लिए इसका बी आएगा और इसका ए आएगा, ठीक है। अगर पैसेज ना बने तो फिर बताइएगा, बाद में इसको करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है ये भी देखिए पैसेज का ही है, 43 नंबर भी इसमें पैसेज का ही है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, तो देखिए द पुअर मैन वाज, तो द पुअर मैन वाज यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, फिर उसके बाद है एंट्री टू द रेस्टोरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिनी हो जाएगा। डिनी मीन्स अस्वीकार करना या फिर इनकार करना, ठीक है। क्या भरेंगे यहाँ पर, तो डिनाइड हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि जब कोई पुअर व्यक्ति जब वहाँ पे गया, रेस्टोरेंट में गया, तो उसको लोगों ने उसको अस्वीकार किया या फिर उसको वहाँ पे बैठने से मना किया, यानी कि इनकार किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिनाइड। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, तो 10 साल का ईयर क्या कहलाता है, तो डिकेड कहलाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 100 साल का तो सेंचुरी हो जाएगी, 10 साल का डिकेड होता है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर क्रम लगाना है, तो ये जो है सार्थक क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बुध ग्रह, तो सबसे ये सूर्य के संदर्भ में बताना है, पहले बुध ग्रह आता है, ठीक है। फिर उसके पश्चात कौन सा ग्रह आएगा, शुक्र आएगा। फिर उसके पश्चात कौन सा आएगा, तो पृथ्वी आएगी, ठीक है। पृथ्वी के पश्चात कौन सी आएगी, मंगल ग्रह। मंगल के बाद बृहस्पति ग्रह, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 5 3 1 4 2, 5 3 1 4, 5 3 1 4 2, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें, नेक्स्ट है RNOWQ और C एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर, 6 लोग हैं, ठीक है। 6 लोग हैं जो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। बोला जा रहा है कि R जो है W के बाईं ओर है, W कहीं पर है, उसके बाईं ओर कौन है, तो ये क्लॉकवाइज होगा, यहाँ पे R है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो किसके लिए यूज हुआ, ये जो देखिए W के लिए यूज हुआ है, ठीक है। जो O के सामने है, तो यहाँ पर कहीं पे O हो जाएगा W के सामने, ठीक है। और O N के बाईं ओर बैठा है, तो कहीं पे N है उसके बाईं ओर मीन्स क्लॉकवाइज ये O बैठा है, ठीक है, बाईं ओर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, C जो है W के बगल में नहीं है, तो C यहाँ पे नहीं है, तो C कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। जब C यहाँ पे, जब देखिए 5 लोग बैठ चुके हैं, अब छठा कौन बचा है यहाँ पर, यहाँ पे अब बच रहा है आप लोगों के लिए R हो गया, N हो गया, O W Q यहाँ पे बैठ जाएगा। अब कह रहा है कि Q के बाईं ओर कौन बैठा है, Q के बाईं ओर देखिए कौन बैठा है, तो C बैठा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे हम लोग, एंटी क्लॉक हो गया। C के बाईं ओर पूछा है, तो कौन बैठा है, तो W बैठा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर कौन सा विषम है, उसको देखना है। यहाँ पर देखिए EFGHI, देखिए यहाँ पर पहले एक वर्ड का गैप है, फिर उसके पश्चात देखिए मान लीजिए EG और K, तो देखिए E के बाद क्या आता है, F फिर GHIJ, तो देखिए पहले में एक वर्ड का गैप है, फिर उसके पश्चात 3 वर्ड का गैप है। इसी तरह देखिए इसमें भी देखिए, इसमें देखिए D के बाद EF एक वर्ड का गैप है, F के बाद GHI इसमें भी 3 वर्ड का गैप है, तो ये भी सही है। B के बाद क्या आता है, BCD, और D के बाद EFG का गैप है इसमें भी, तो ये भी सही है। पर ये वाला जो है इसमें गैप जो है ज़्यादा, जैसे I के बाद J के बाद K, पहले में तो ठीक गैप है, लेकिन उसके पश्चात वाले में देखिए K के बाद LM, तो एक ही का गैप है, ठीक है। तो यही वाला गलत है, 3 का गैप होना चाहिए कम से कम। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कथन और निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन है। ये इसी कथन को आप लोगों को बिल्कुल सही मानना है, ठीक है, पूर्वानुमान यहाँ पर नहीं लगाना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन है, देखिए कथन है कि पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में
जाना जाता है। तो निष्कर्ष है, वनस्पति विज्ञान हमें मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है, तो गलत है। मानव व्यवहार को नहीं समझने में मदद करता, ये पौधों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान पशु शरीर के पशु शरीर को समझने में हमारी मदद करता है, तो ये भी गलत ही है। पशु शरीर को नहीं बल्कि पौधे के शरीर को या फिर प्लांट को समझने में मदद करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट है कि ये भी कथन निष्कर्ष टाइप का है। यहाँ पर ग्राफ बनेगा, जैसे कि कुछ कह रहा है कुछ पौधे सब्जी है, यानी कि यहाँ पे ये हो गया प्लांट, ये हो गया वेजिटेबल। तो कुछ पौधे सब्जी है और सभी सब्जियाँ विटामिन है, तो ये गोला बन जाएगा, सभी सब्जियाँ विटामिन है। तो अब ये हो गया विटामिन का। ठीक है, अब ये निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ विटामिन पौधे हैं। देखिए कुछ विटामिन जो है पौधे हैं, ये प्लांट है, तो कुछ विटामिन पौधे हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पहला वाला सही हो गया। दूसरा देख लीजिए, कुछ विटामिन सब्जियां हैं, तो कुछ विटामिन ये है, तो कुछ विटामिन सब्जियां हैं। देख लीजिए, ये भी ये पूरा गोला ये वाला गोला। ठीक है, एक सेकंड, देखिए ये चीज़ है ना, कुछ विटामिन सब्जियां हैं, तो ये वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, कोई भी विटामिन पौधा नहीं है, तो कोई भी विटामिन, देखिए ये वाला विटामिन का गोला है, कोई भी विटामिन पौधा नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत है। देखिए विटामिन पौधा भी होते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तीसरा गलत हो गया, तो पहला और दूसरा सही है। तो राइट आंसर, एक सेकंड, पहला दूसरा सही है, तो राइट आंसर इसका सी मतलब बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट निम्नलिखित को मिलान करना है यहाँ पर कि धर्मेंद्र प्रधान, ये देखिए बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। धर्मेंद्र प्रधान हाल ही में क्या बनाए गए, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए गए। ठीक है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बनाए गए हैं। किरण रिजिजू जो क्या बनाए गए हैं, ये कानून मंत्री बनाए गए हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बनाए गए हैं, तो नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2-1-4-3 किसमें ए नंबर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, मार्च 2021 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनिक्स स्विस ओपन 2021 महिला एकल वर्ग का विजेता कौन रहा है इसमें, किसमें, यूनिक्स स्विस ओपन 2021 में कौन रहा है, तो कैरोलिना मारिन रहे थे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में कौन सा भारतीय सेंट्रल बैंक एवं सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम का सदस्य बन गया। तो देखिए हाल ही में इसमें कौन बन गया है, तो आरबीआई बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है जून 2021 में G7 राष्ट्रों का जो है 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये कहाँ पे हुआ है, ये कार्बिस बे कॉर्नवाल में हुआ है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, जून 2021 में सतत विकास समाधान नेटवर्क और क्या है, बर्टल्समैन स्टेफिटिंग द्वारा जो है सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो किस स्थान पर रहा है इसमें, तो इसमें भारत जो है 120वें स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस स्थान पर रहा है भारत, तो 120वें स्थान पर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट है, डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है, तो देखिए डगमारा जल विद्युत परियोजना ये कहाँ, बिहार में बन रही है, कहाँ पे, कोसी नदी पे। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मई 2021 में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 दिया गया, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है हाल ही में, तो देखिए ये डॉक्टर जैन गुडाल को दिया गया। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट जून 2021 में किस वैश्विक संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस बनाया। ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इसको इंटरपोल द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये इंटरनेशनल पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुलाग मेडल पाने वाले विश्व के सबसे पहला क्रिकेटर। देखिए मुलाग मेडल ये कब मिला था, ये जब भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज हो रही थी, तो उस टेस्ट में जो है दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था, इसी दौरान जो है अजिंक्य रहाणे द्वारा सेंचुरी मारी गई थी। तो उसी में अजिंक्य रहाणे को जो है उसी मैच में सेंचुरी मारने के उपलक्ष्य में मुलाग मेडल दिया गया था। इसको लोग याद रखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जनवरी 2021 में किस मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार का निधन हो गया है, जिन्हें संगीत के क्षेत्र में जूनियर तानसेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जूनियर तानसेन किसे, मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा खान को कहा जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इनको पद्म विभूषण भी 2018 में पद्म विभूषण और
2006 में जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों सम्मान मिल चुके हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या पद्मश्री मिला 1991 ईस्वी में, फिर 2006 में ईस्वी में पद्म भूषण मिला, और फिर 2018 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला। ठीक है, तो तीनों पुरस्कार इनको मिले हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से मिलान करना है कि बांग्लादेश का यहाँ पे मुद्रा है और वो यहाँ पे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है, तो पहले का सी हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात देख लीजिए यहाँ पर म्यांमार की क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो पहले का सी दूसरे का डी, देखिए इन दोनों में है। ठीक है, इन्हीं दो में से एक होगा। मालदीव की मुद्रा क्या है, तो रुफिया है, रुफिया, और भूटान की नगुम तुरुम। ठीक है, तो नगुल तुरुम हो जाएगा, नगुल तुरुम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, मतलब फोर्थ का ए, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, तो गमछा असम का सांस्कृतिक प्रतीक है। ठीक है, गलती से यहाँ पे हरियाणा मत लगा दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ की लेखिका कौन है, तो देखिए वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ, तो इसकी जो लेखिका है वो सुधा मूर्ति है जी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। कलिंग पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया गया है, तो कलिंग देखिए कलिंग कहाँ पे, तो ये उड़ीसा में पड़ता है, तो मगर ये उड़ीसा सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, इसको गलती से मत लगा दीजिए, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट है 8 मई को किस रूप में मनाया जाता है, तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहते हैं, तो यह नागपुर को कहते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है यक्षगान लोक नृत्य के संबंध में किस भारतीय राज्य से संबंधित है ये यक्षगान, तो यक्षगान जो है कर्नाटक से संबंधित है। ठीक, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, काफ़ी फेमस है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुदई महाराज कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो गुदई महाराज जो है तबला बजाते हैं, काफ़ी फेमस व्यक्तित्व है ये। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, तबला बजाते हैं ये। नेक्स्ट है भारत भारती के लेखक कौन है, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पर हिंदी के गद्यांश को आप लोगों को ही करना है, इसको आप लोग रोक के एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद इसका गद्यांश करिएगा, इसके आंसर हम आप लोगों को वीडियो के नीचे पोस्ट कर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आकर आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा, इसको रोक के आप लोग बनाइएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए रोक करके, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बनाइएगा, इनके आंसर भी हम आप लोगों को नीचे दे देंगे। देखिए 2 गद्यांश हैं यहाँ पर, दोनों को आंसर आप लोगों के लिए पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, नेक्स्ट नीचे दिए गए। अब यहाँ पर नीचे यहाँ से आप लोगों के ग्राफ वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आप लोगों के 10 नंबर के आएंगे, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 81 से लेकर 100 नंबर तक ग्राफ के क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, एक कंपनी है, 6 वर्षों में उनका राजस्व दर्शाया गया है किसी कंपनी का, तो है कि दिए गए 6 वर्षों में औसत राजस्व क्या है, तो औसत राजस्व क्या होगा यहाँ पर, ये सभी को जोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, इन सभी को जोड़ के जो भी वैल्यू है उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो वह जो है उस कंपनी के वही मतलब औसत राजस्व हो जाएगा। ठीक है, जब इन सबको जोड़िएगा आप लोग, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ने पे आएगा 2810 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 486.33 आ जाएगा। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है वर्ष 2011 और 2012 वर्ष 2011 से वर्ष 2012 का राजस्व कितने प्रतिशत कम है। देख लीजिए यहाँ पर 2011 कहाँ है, ये इसका राजस्व 2012 से तुलना करना, तो ये कितना कम है, ये यहाँ से देख लीजिए कमी कितनी हो रही है, तो कमी कितनी हो रही है यहाँ पर, ये कमी हो रही है 220 की, कितने में, 500 में निकालना है। ठीक है, इंटू 100, प्रतिशत में पूछा गया तो 100 यहाँ पे काट दीजिए। ठीक है, 5 को 20, 44% की कमी हो रही है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व से कितना % है, तो वर्ष 2015 का कहाँ पे, ये 15 का राजस्व 14 के राजस्व से कितना % है, 14 में कितना है, तो देखिए 1 सेकेंड, 14 में ये है। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2015 का राजस्व 400 है, तो 14 से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो 14 वाला नीचे रखेंगे,
जिससे जिससे तुलना करी जाएगी तो उसको हम लोग बटे के नीचे रखेंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसको आप लोग कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, इसको 5 से काट दीजिए, ठीक है। तो ये 17, ये कितने बार में कट जाएगा, सॉरी ये कट जाएगा 5 एकम 5, बचेगा यहाँ पर 1, 5 × 15, 13 बार में। इसको 5 से काट लीजिए, 80, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ये कितना हो जाएगा, 800/13। जब 800 कितना हो गया, 800/13, तो जब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे 800/13 को, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा 61.53%, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, उसको डिवाइड कर लीजिएगा अच्छे से, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2013, 14, 15 का कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों के राजस्व का कितना % है। 2013, 14, 15, 13, 14, 15, तो इनका राजस्व ये है, ठीक है। इनका राजस्व जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है, ये हो गया 400 और 650, ये हो गया 1050, और ये कितना है यहाँ पर, ये हो जाएगा 1520 टोटल, 1520। और टोटल अभी हम लोगों ने सबसे पहले टोटल राजस्व निकाला था, टोटल कितना आया था, तो 2810। तो कितना % है इसका, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का निकल के आ जाएगा, यहाँ से आप लोग 0 से 0 काट दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का 54.09% निकल के आएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, 54.09 आ जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2000। देखिए यहाँ पर हम आप लोगों के लिए मेथड बता दे रहे हैं पूरे, ठीक है। उसी मेथड से करने हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा छोटी है तो सॉल्व करने में भी दिक्कत हो रही है। देखिए नेक्स्ट है वर्ष 2015, 2016 में कुल राजस्व 2012 और 13 के कुल राजस्व कितना अधिक है। 15-16, देखिए 15-16 का राजस्व कितना है, यहाँ पे कितना राजस्व हो रहा है, ये है करीब 910। और 2012-13 में कितना है, 12-13 में ये कितना, ये हो जाएगा 6-7, 750। तो 750 है, तो इससे ये कितना अधिक है, तो कितना अधिक है देख लीजिए, यहाँ पे अधिक कितना है, तो ये हो जाएगा करीब आप लोगों के लिए, ये आ जाएगा 160, ठीक है। 160 अधिक है, कितने से तुलना की जा रही है, तो 750 से। जब इसको आप लोग निकालिएगा तो ये भी काफ़ी इजीली निकल आएगा, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 से इसको काट दीजिए, 15 आ जाएगा, 15 25 75, ठीक है। अब 15 से इसको काट दीजिए, 5 से फिर से काट दीजिए, ये आ गया 3, ये कितना आएगा, 5 × 15 बचेगा 1, 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसको 64/3 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करिए तो ये 21 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लीजिए यहाँ पर, शायद यहाँ पर क्या निकालना है, कितना अधिक है, तो यहाँ पे बस इतना निकालना है, कितना अधिक था वो, तो कितना अधिक था, 160 अधिक था, ठीक है। राइट आंसर इसका 160 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, वहाँ परसेंटेज वगैरह नहीं निकालनी थी, हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे। नेक्स्ट दिया गया दंड आरेख जो है 5 शैक्षणिक वर्ष 2015 से 2014 और 2017 से 18 के दौरान दिए गए स्कूल के परीक्षा फल में विद्यार्थियों की संख्या के रूप में दर्शाया गया है। अब ये देख लीजिए, ये उत्तीर्ण छात्र हैं और ये अनुत्तीर्ण छात्र हैं। ये वाले डार्क ब्लैक वाले उत्तीर्ण और ये जो हल्के ब्लैक हैं वो अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज दिखाया गया है, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है ये। लिखा है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के बीच अंतर किस शैक्षणिक वर्ष में सबसे अधिक है, ठीक है। तो देख लीजिए, इस वर्ष सबसे अधिक दिख रहा है तुमको, ये जो है आप लोगों को देखिए यहाँ पे ये 300 उत्तीर्ण हो गए हैं और अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, तो 50। तो सब कितना अंतर है इसमें, 250 का। तो सबसे ज़्यादा अंतर इसी में है और किसी में आप लोगों को 250 का अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 2015-16 इसका आंसर हो जाएगा, 2015-16 ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 शैक्षणिक वर्षों में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत क्या है। तो अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत, यहाँ पे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकाल लेंगे हम लोग। अनुत्तीर्ण कौन सा, ये वाले। पहले वर्ष देखिए 100, फिर यहाँ पे 100, 50, 100, 100, तो पूरे कितना हो गया, 450। 450/5, ये इसको काटिएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 90, औसत 90 निकल के आएगा। नेक्स्ट है पिछले शैक्षिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष अभ्यर्थियों का कुल संख्या में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिएगा, कुल संख्या में वृद्धि पूछ रहा है तो यहाँ पर सबको आप लोगों को जोड़ना है कुल संख्या में, ठीक है। तो किस में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है उसको आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये वाला भी। इसका आप लोगों के लिए हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो है आंसर आएगा 2014-15, ठीक है। बट
देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, तो 88 नंबर नेक्स्ट है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष जो है अभ्यर्थियों की कुल संख्या में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पर कुल संख्या की बात की जा रही है यहाँ पर। तो पिछले वर्ष की तुलना में अभ्यर्थियों की कुल संख्या में वृद्धि यहाँ पर देखिए, इन सबको आप लोग जोड़िए, कुल संख्या निकालना है यहाँ पर, ठीक है। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की बात नहीं हो रही है। तो देखिए मान लीजिए 2013-14 में कुल कितने स्टूडेंट हैं, तो कुल जो कितने हैं 250 हैं, ठीक है 250। और 2014-15 में कितने हैं, तो ये 200 और 100 300 हैं। तो ये कितनी वृद्धि हुई, 300 में से 250 घटा देंगे और निकालेंगे किससे, 250 में से निकालेंगे वृद्धि, जो कि बेस ईयर ये वाला लेंगे हम लोग इंटू 100। तो कितना हो जाएगा ये 50/250 गुणे 100। तो ये कट जाएगा 5 बार में और ये कट जाएगा 20। तो ये कितने % की वृद्धि हो रही है, 20 वर्ष की। यानी कि 2013-14 से 2014-15 में कितने स्टूडेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की। इसी तरह आप लोगों को सबसे निकालना है, आप लोगों को सबका कंपेरिजन करके निकालना है। अब यहाँ पर आप लोग क्या लेंगे, यहाँ पर तो निकालना हम लोगों ने 300 हैं छात्र, यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए 300 और 50 350। तो इसी प्रकार आप लोग सबका निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है, वही आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सारे आप लोग करके एक एक करके निकालिएगा, तो इसका आप लोगों का आराम से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 14-15 ही आएगा। उसी वर्ष में जो है 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और किसी में आप लोगों को इतनी वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो देखिए उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत यहाँ पर देखिए, उत्तीर्ण कौन से, ये विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो इन पहले सब पूरा टोटल आप लोग जोड़ लीजिए, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण सबको जोड़ना है, ठीक है। फिर जो उत्तीर्ण है उनको जोड़ लीजिए, उत्तीर्ण मान लीजिए कितने हैं, 150, 200, 3.5 और 3.5 3 6.5 6.5 और 2.5। तो ये कितना हो जाएगा 9 और 9 और 3 1200 मान लीजिए उत्तीर्ण है, ठीक है। और टोटल में से इनको निकालना है ये कितने % है, तो ये टोटल जोड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। ये मान लीजिए ये वाले कितने हैं, तो ये जो अनुत्तीर्ण है वो 100 200 3 4 4.5। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 1650 स्टूडेंट हैं, ठीक है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे यहाँ पर। तो परसेंटेज निकालना है आप लोगों को यहाँ से। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग काट दीजिए, 5 दूनी 10, इसको काटिए आप लोग, 5 3 15 5 3 15 33 बार में। तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 2400/33। तो जब आप लोग इसको काटेंगे तो आप लोगों के लिए आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसको आप लोग आराम से हल कर लीजिएगा। तो उसका 73%, सॉरी, जब उसको आप लोग काटेंगे तो 72.727% आएगा, ठीक है। इसको आप लोग 73% लिख सकते हैं, ठीक है 73%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 73%, डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है 2014-15 और 2016-17-18 में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों और कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। यहाँ पर देखिए 14-15 और 17-18। देखिए 14-15 में उत्तीर्ण कितने हैं, उत्तीर्ण है 200, ठीक है। और 17-18 में अनुत्तीर्ण का पूछा गया है परसेंटेज, वो अनुपात, अनुत्तीर्ण कितने 100। तो इनका अनुपात कितना हो गया 2:1 हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा 1 सेकेंड यहाँ पर 2014-15 और 2017-18 में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों तथा कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट। देखिए यहाँ पर उत्तीर्ण दोनों के लिखने हैं यहाँ पर आप लोगों को। यहाँ पे उत्तीर्ण कितने हैं 200 और इसके उत्तीर्ण कितने हैं 300। तो कितने उत्तीर्ण हैं टोटल 500। अनुत्तीर्ण देख लीजिए 2014 में कितने हैं 100 और इसमें भी 100 हैं, तो कितने 200 टोटल। इसको काट दीजिए, 5:2 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर कुल निकालना है आप लोगों को, ठीक है 5:2 आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, यह क्वेश्चन सेम है, मतलब थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको ऊपर लीजिए ध्यान से, लिखा है नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित किए गए बल्लों के बारे में जानकारी दी गई है। ये कंपनियाँ हैं सारी, प्रत्येक कंपनी केवल प्लास्टिक और लकड़ी का बल्ला उत्पादन करती है। देखिए यहाँ पे प्लास्टिक के बल्ले की दी गई है। अगर आप लोगों का लकड़ी का बल्ला पूछा जाए तो इसको आप लोग 100 में घटा देंगे। जैसे कि मान लीजिए आर कंपनी प्लास्टिक के बल्ले 55% उत्पादित करती है, तो ये लकड़ी का कितना कर रही होगी, तो 100 में 55% घटा देंगे तो ये 45% निकल के आएगी। यानी कि आर कंपनी जो है 45% लकड़ी के बल्ले और 55% जो है प्लास्टिक के बल्ले बनाती है। इसी तरह इसका निकालेंगे, एस कंपनी जो है 70% प्लास्टिक के बल्ले बनाती है, तो 30% किसके बनाएगी, लकड़ी के बनाएगी। तो इस तरह आप लोगों को निकाल लेने हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक कंपनी जो है केवल प्लास्टिक या लकड़ी के बल्ले बनाती है। प्रत्येक कंपनी इन बल्लों को ए ब्रांड अथवा बी ब्रांड के रूप में लेबल करती है। ये ब्रांड है,
ठीक है। ये मान लीजिए अगर प्लास्टिक के बदले 55% बना रही है तो इसमें जो है 21:4 के अनुपात में ब्रांड ए ब्रांड बी को बना रहे हैं। ठीक है। तालिका प्रत्येक कंपनी द्वारा उत्पादित कुल बल्लों के प्रतिशत के रूप में प्लास्टिक के बल्लों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है। ए और बी ब्रांड की लकड़ी के बल्लों के अनुपात को भी दर्शाया गया है और प्रत्येक कंपनी का उत्पादन कुल बल्ले कितने यहाँ पर 5,50,000। ठीक है। यानी कि प्रत्येक कंपनी यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है 5,50,000। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि टी कंपनी द्वारा उत्पादित ए ब्रांड के बल्लों की कुल संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर टी कंपनी कौन सी है ये। ठीक है। अब यहाँ पे 45% है तो कितने इसका 45% लकड़ी के बल्ले यहाँ पे निकालने हैं। अब देखिए लकड़ी के बल्ले ये प्लास्टिक के बल्ले कितने यानी कि 45%, तो लकड़ी के बल्ले कितने होंगे 55%। टोटल बल्ले कितने उत्पादन कर रहे हैं ये लोग 5,50,000। प्रत्येक कंपनी जो कितना कर रही है तो इसका 55% निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये निकल आएगा टोटल प्लास्टिक के बल्ले लकड़ी के बल्ले कितने हैं। तो यहाँ पर लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या क्या है यही पूछा ही गया है। तो इसको आप लोग काट दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म। 55 गुणे 55 कितना हो जाएगा, 55 का स्क्वायर कितना होता है तो देख लीजिए, गुणा करके आप लोग देख लीजिए। 55 पचे कितना हो जाएगा, 55 पचे हो जाएगा 275 की 5 कैरी लगा 27, 55 पचे 275 और 275 और 27 302। ठीक है। यहाँ पर 2 0 लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, कैलकुलेशन इसका इसी तरह होगा। ठीक है। एक सेकंड देखिए, यहाँ पर जो हमने अभी आप लोगों के लिए जो वैल्यू निकाली थी, कितनी वैल्यू थी 302500। तो ये जो है टोटल लकड़ी के बल्ले हैं। ठीक है। टोटल लकड़ी के बल्ले इतने निकल के आए। अब यहाँ पे निकालना है ब्रांड ए के बल्ले। तो ब्रांड ए देखिए, ब्रांड ए के बल्ले कितने 6:19। तो यहाँ पे ये आप लोग ये वैल्यू लिख लीजिए, ये वैल्यू कितनी है तो ये वैल्यू है आप लोगों की 3,25,000। तो जब 3,25,000 ठीक है, जब 3,25,000 इसको लिखिए तो यहाँ पे लकड़ी किसके निकालने हैं, यहाँ पे ब्रांड ए के। तो ए के निकालने, ए कितना है 6, टोटल ये कितने हैं 6 और 19 जुड़ जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको आप लोग कर दीजिए तो आप लोगों के टोटल जो है निकल के आ जाएंगे। ठीक है। जो ब्रांड ए के बल्ले निकल के आ जाएंगे यहाँ से, तो कितना निकल के आएगा ये आएगा आप लोगों का 72,600। ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा 72,600। इसी तरह आप लोगों को सारे कैलकुलेशन करने हैं, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे कैलकुलेशन जाएगा। देखिए ये तो थोड़ा कैलकुलेशन छोटा था, इसके कैलकुलेशन बहुत बड़े जाएंगे, तो ये पूरे में नहीं हो पाएंगे। आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिएगा, अगर आप लोग नहीं बना पाते हैं तो हमको बताइएगा, हम आप लोगों के लिए फिर से बनवा देंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं, बी हो जाएगा। ठीक है। इसमें से थोड़ा सा आप लोग करने की कोशिश करिएगा, अगर ना बने तो आप लोग बताइएगा, फिर अगले बार से हम लोग करवा दिया करेंगे सारे। ठीक है। इसका आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा सा छोटा है, कहिए तो ये बता दें यहाँ पर आप लोगों को हम। ठीक है। आप लोग ये भी कर लीजिएगा, ये पूरा सेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है। इसका आंसर आप लोगों का ए आएगा और 95 नंबर का जो आंसर आप लोगों का सी आएगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है, तालिका में विभिन्न प्रकार के कारों का उत्पादन 1000 में दर्शाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कारें हैं और ये वर्ष है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2013 और 2016 में ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की तुलना में 2012, 14 और 15 में बी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन लगभग कितने % अधिक रहा। देखिए 13 और 16 में एक की कारें देख लीजिए कितना उत्पादन है, एक ही 35 और 56। ठीक है। 13 और 16 में तो कितना है 35-56 को जोड़ लीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 91 आ जाएगा। ठीक है। अब ये देख लीजिए 12, 14 और 15, 12, 14 और 15 इसमें बी कारों का उत्पादन देख लीजिए, बी कारें 12, 14 और 15। ठीक है। इसको थोड़ा दूसरा कलर से कर लेते हैं, ये बी कारें हैं। ठीक है। 12, 14, 15 ये इनका जोड़िए कितना आएगा 42, 40 कितना हो गया 82 और 28, तो कितना 82 और 38 हो जाएगा 120। ठीक है। तो 120 तो ये कितना ज़्यादा है 120 में से 120 में से आप लोग 91 घटाइए तो 29 ज़्यादा है। ठीक है। तो ये 29 कितना % ज़्यादा है, यहाँ पर देख लीजिए, % में आप लोगों को निकालना है। तो आप लोग करिएगा क्या, 29 ऊपर रखिए, नीचे टोटल में से 91 में से निकालना है गुणे 100, ये हो जाएगा। ठीक है। जब आप लोग इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे
तो आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आप लोग कितना आएगा, ये आएगा 31.868%। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, 31.9। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है वर्षों की संख्या जिसमें बी प्रकार के कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार के कारों के औसत उत्पादन से कम है। तो कौन कौन से वर्ष हैं यहाँ पर, कितने ऐसे वर्ष हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर बी प्रकार के कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार के कारों के औसत उत्पादन से कम है। तो देखिए डी का पहले औसत उत्पादन निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है इस वाले क्वेश्चन में, डी को सबको आप लोग जोड़ लीजिए, डी की वैल्यू जोड़ लीजिए। यहाँ पर एक सेकंड, डी की वैल्यू कौन सी है, तो ये वाली है। ठीक है, इसको जब आप लोग सब लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 205। ठीक है, तो 205 से में टोटल कितनी संख्या है, 5, तो इसका औसत कितना आ जाएगा, 41। अब देख लीजिए ये औसत जो है बी जो किसके बारे में कहा गया है, यहाँ पर एक सेकंड देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि बी प्रकार के कारों का उत्पादन जो है सभी वर्षों में हुए डी के कारों के औसत उत्पादन से कम है। तो कौन कौन से वर्ष में देखिए बी प्रकार के कारों का उत्पादन जो है 41 से कम है। देखिए इसमें सही है, इसमें सही है, पर इसमें 41 से कम है, इसमें भी कम है। तो 2 बार ऐसा हुआ है जो है 41 से कम है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, यदि ई प्रकार की क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाया जाए तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाला यहाँ पर एंगल निकालना है। ठीक है, केंद्रीय कोण, तो कौन सा, ई प्रकार के कार्य, देख लीजिए ई प्रकार के कार्य, इनको सबको आप लोग जोड़ लीजिए। ठीक है, ई प्रकार के कार्य जब इनको सबको आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये निकल के आएगा आप लोगों का 180। ठीक है, अब अगर इनको कोण पे दर्शाना है, कोण में, तो कोण का एंगल कितना हो जाता है, होता है 360 डिग्री का, तो 180 बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है, इनको काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, एक कार का उत्पादन बराबर आ जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने के लिए 2013 में देख लीजिए कौन सी कार, ई कंपनी की कार। ठीक है, ई की कार कहाँ पे है, यहाँ पर ये 2013 कौन सा, ये 42 कारों का उत्पादन हो रहा है, तो 42 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 42 गुणे 2, जो कि 1 बराबर 2 डिग्री आया है, तो ये कितना आ जाएगा, 84 डिग्री। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 84 डिग्री, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में ए और 2013 में सी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन तथा वर्ष 2016 में बी और 2015 में ई प्रकार के कारों के कुल उत्पादन में अनुपात क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लेना, ये इजी है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा बस एक बार ध्यान से। ठीक है, तो इसका अनुपात आप लोगों को निकाल लेना है, यहाँ पर 12:13 आएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, वर्ष 2013 में सभी प्रकार के कारों का औसत उत्पादन क्या है। वर्ष 2013 देख लीजिए, ये 13, इन सबको जोड़ लीजिए आप लोग, और जोड़ के 5 से भाग दीजिए, इन सबको जोड़ेंगे तो 185 आएगा, 85 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 37, तो कितना आ जाएगा, 37,000। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, 37। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये वाला पूरा सेट हो चुका है। ठीक है, चौथा भी हम लोगों ने करा दिया है, तो 4 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हो चुके हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।